हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start. I'm waiting for your confirmation. Please confirm quickly. तो चलें शुरू करते हैं हम ये डिस्कशन को। हमारा ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है जो हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 10 का पार्ट है, दैट इज टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। और ये हमारा इन कंटिन्यूशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? अंडर EDPMS Export Data Processing and Management System द issuance of, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, was introduced with effect from 16th October 2017 as a result of which AD banks were to update EDPMS with the data of export proceeds on as and when realized basis to facilitate AD banks to issue this only from data available in EDPMS. EDPMS के अंदर जो इश्यूएंस था इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकन्सिलिएशन सर्टिफिकेट का या EBRC, इसको इंट्रोड्यूस किया था 16 अक्टूबर 2017 को, जिसके कारण एज ए रिजल्ट ऑफ विच AD banks were able to update EDPMS with data of export proceeds on as and when realized basis to facilitate AD banks to issue EBRC only from data available in EDPMS. तो ये हमारी एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है एक्सपोर्ट अथोराइजेशन लेटर EAL, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म EDF, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस दैट इज EPA। हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है। यस, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 10 इसको अभी तक नहीं देखा है तो इसको आपको एक बार ज़रूर पहले रीड कर लेना चाहिए और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 10 के ये क्वेश्चंस हैं। यस, आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो आंसर हमारे पास है ए, इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक रिकन्सिलिएशन सर्टिफिकेट। इसको इंट्रोड्यूस किया था 16 अक्टूबर 2017 को, जिसके चलते AD बैंक्स EDPMS को अपडेट कर पाते थे उस डेटा के साथ जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ रिलेट करता था एज एंड व्हेन रियलाइज्ड बेसिस के ऊपर। तो इसके बेसिस के ऊपर बैंक्स इशू कर पाते थे EBRC फ्रॉम द डेटा अवेलेबल इन EDPMS। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। In order to enhance ease of doing business and facilitate efficient data processing for payment of import transactions and effective monitoring thereof, so what was developed in consultation with custom authorities and other stakeholders? ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंफॉर्मेशनल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, डेवलप किया गया था, या इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, या कस्टमर डेटा एक्सचेंज सिस्टम डेवलप किया गया था, या इंपोर्ट प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है। सो विच ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन from question number 28? To
enhance ease of doing business and facilitate efficient processing for payment of import transactions and effective monitoring thereof। तो इनमें से किसको डेवलप किया गया था? ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, नो। IVPS, import processing and verification system, no। Customer data exchange system, no। IDPMS, yes। इंपोर्ट है तो इंपोर्ट के साथ रिलेटेड है, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट डेटा और उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग, तो देयर वाज अ क्लू इन द ऑप्शन themselves and in the question, so option B is our answer। Based on declared by importer, banks can download bill of entry issued by EDI port, electronic data interchange ports, from BOE, bill of entry master in IDPMS। किसके ऊपर बेस्ड? इंपोर्टर के पैन नंबर के बेस्ड के ऊपर, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस के ऊपर, AD कोड के बेसिस के ऊपर, या इंपोर्टर्स IEC नंबर के बेसिस के ऊपर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड नंबर के बेसिस के ऊपर। हमने बताना है किसके बेसिस के ऊपर। जो इंपोर्टर डिक्लेयर करता था तो बैंक डाउनलोड कर पाते थे बिल ऑफ एंट्री को जो EDI पोर्ट इशू करता था, और वहाँ पे BOE मास्टर में ये अवेलेबल होता था इन IDPMS। तो हमने बताना है यहाँ पे कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस के ऊपर बैंक ये डाउनलोड कर पाते थे बिल ऑफ एंट्री को। क्वेश्चन नंबर 29। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29? यस, एनी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29? थोड़ी कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। माइंड एप्लीकेशन होगा, माइंड एक्टिविटी होगा एंड हम आंसर दे पाएंगे। यस, दिस इज AD कोड, ऑथोराइज्ड डीलर कोड। तो जो इंपोर्टर्स हैं उनको ऑथोराइज्ड डीलर कोड डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस बैंक के AD कोड को वो रिलेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर जो कंसर्न्ड बैंक है वो डाउनलोड कर सकता था बिल ऑफ एंट्री को जो EDI पोर्ट इशू करता है। ऑप्शन C इज आवर आंसर फॉर नॉन EDI पोर्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे EDI पोर्ट की, अब हम बात कर रहे हैं नॉन EDI पोर्ट। AD banks of importer shall upload BOE details, that is bill of entry data, in IDPMS according to message format manual BOE reporting on which basis। तो यहाँ पे हमने periodicity बतानी है on receipt of BOE from the customer और customer office, weekly basis के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर या क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। तो हमने बतानी है वो पीरियोडिसिटी, और ये किन केसेस में है? नॉन EDI पोर्ट्स यानी मैनुअल केसेस के अंदर। तो हियर इट इज अवेलेबल इमीडिएटली, लेकिन यहाँ पे उनको अपलोड करना है BOE डेटा। तो BOE ऑलरेडी अवेलेबल है EDI पोर्ट के अंदर और वो यूज करेंगे मैनुअल BOE रिपोर्टिंग, तो फिर अपलोड करेंगे वो इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑन डेली बेसिस, तो हर रोज का ये डेटा हर रोज अपलोड करना होगा AD बैंकों को। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। In case of payment after receipt of bill of entry, AD banks generate what? For import payment made by its importer according to the message format BOE settlement under IDPMS। हमने बताना है जनरेट क्या है। इनवर्ड रिमिटेंस मैसेज है, आउटवर्ड रिमिटेंस मैसेज है, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, या इंपोर्ट पेमेंट कंफर्मेशन है। सो इन केस ऑफ payment after receiving bill of entry,
एडी बैंक क्या जनरेट करता है इनमें से? फॉर इंपोर्ट पेमेंट्स मेड बाय इंपोर्टर, और जिसमें मैसेज फॉर्मेट यूज होता है बीओई सेटलमेंट अंडर आईडीपीएमएस। तो वी हैव टू टेल out of these what is generated: inward remittances, outward remittances, payment acknowledgement receipt, या import payment confirmation. Question number 31, what is the answer? So it is outward remittance message. So import के लिए जो भी पेमेंट्स की जाती हैं वो outward की फॉर्म में होती हैं। तो ऑप्शन बी, outward remittance message. So this is generated in IDPMS. Multiple outward remittances can be settled against a single bill of entry. Multiple BOE can be settled against one outward remittance. Which of these is a true statement? तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हो गई। IDPMS के अंदर नंबर 1, multiple outward remittance can be settled against a single bill of entry, और स्टेटमेंट नंबर 2, मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट वन आउटवर्ड रिमिटेंस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ये दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। ओनली वन इज ए ट्रू, ओनली नंबर 2 इज ए ट्रू, बोथ आर ट्रू या बोथ आर फॉल्स। So what shall be our answer for question number 32? सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं वाले क्वेश्चंस हैं। बड़े केयरफुली करिए, इनको पिकअप किया गया है बहुत केयरफुली। यस, क्विकली एक बार फिर से मैं कहूँगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 10 को नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस नहीं हैं। सो आंसर हमारा बनता है ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आईडीपीएमएस के अंदर जो एक से ज़्यादा आउटवर्ड रिमिटेंस है वो एक सिंगल बिल ऑफ एंट्री को सेटल करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह से जो मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री हैं उनको सेटल किया जा सकता है अगेंस्ट वन आउटवर्ड रिमिटेंस। तो दोनों ही तरह से ये पॉसिबल हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कंप्लीट करें और क्वेश्चंस को करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो क्लास इस समय आप वॉच कर रहे हैं क्या ये काफ़ी है अपने एग्जाम को पास करने के लिए? आंसर इज नो, बट इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग योर स्कोर। अगर आपका स्कोर 41, 43, 45, 47 इतने लेकर के आप फेल हो रहे हैं तो ये क्लास आपके बहुत काम की क्लास है। लेकिन पास होने के लिए ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है। सो वी हैव टू कवर फुल सिलेबस। ये फुल सिलेबस अगर IIBF बुक्स के यूज़ करके आप कर रहे हैं तो आपके सामने क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इन बुक्स में जो कुछ लिखा है जैसे लिखा है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, आप बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, लेकिन बहुत थोड़े मिलेंगे, एनफ नहीं मिलेंगे, जिससे आप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। केस स्टडी से इनमें ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगी। तो अगर इतना कुछ है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत सिंपल करके इजी करके आपको समझाते हैं, तो आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती है और बहुत क्विकली आप अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत देर तक याद रखते हैं, तो आपकी ये दोनों ही प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं बहुत सारे,
तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आपका ये इशू भी सॉल्व होता है। हमारे केस स्टडी पैकेज में आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं, तो हमारा ये एस्पेक्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर इतना कुछ इतना अच्छे से अवेलेबल है, देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर और ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और इमीडिएटली इसके कोर्स पेज में जाके इन कोर्सेज को यूज़ करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म फाइलिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FDI कहते हैं, बाय ओवरसीज इन्वेस्टर्स इनटू इंडियन कंपनी इज हैंडल्ड थ्रू। तो जो डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म है उसमें जो फाइलिंग है ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट FDIs के द्वारा बाय ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इनटू इंडियन कंपनीज, वो किनके थ्रू हैंडल किया जाता है? EDPMS पोर्टल के थ्रू, IDPMS पोर्टल के थ्रू, FIRMS पोर्टल के थ्रू या ODI पोर्टल के थ्रू। तो हमने बताना है उस पोर्टल का नाम जिसके थ्रू ये हैंडल किया जाता है। सो व्हाट इज आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 33। What is the answer for question number 33? So question number 33 के लिए आंसर है फर्म्स पोर्टल FIRMS, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो उससे रिलेटेड ये पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट सपोर्टेड अंडर EDPMS प्लेटफॉर्म? जो EDPMS प्लेटफॉर्म है इनमें से किस ट्रांजैक्शन को, एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता? रिपोर्टिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, रिपोर्टिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स टू AD बैंक, रिपोर्टिंग ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स, रिपोर्टिंग ऑफ सर्विस एक्सपोर्टर्स। हमने बताना है इनमें से वो किसको सपोर्ट नहीं करता है। वो नहीं बताना जिनको सपोर्ट करता है, जिनको ये सिस्टम EDPMS सपोर्ट नहीं करता, एक्सपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या आंसर बनता है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए? तो आंसर हमारा बनता है रिपोर्टिंग ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो इसको वो सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। फिनटेक रेफर्स टू सिनर्जी बिटवीन, जब हम बात करते हैं फिनटेक की तो इसमें सिनर्जी है दो अलग अलग फील्ड्स की। तो ये सिनर्जी किन के बीच में है? फाइनेंस एंड बायोलॉजी के बीच में, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी के बीच में। तो फिनटेक सिनर्जी को रेफर करता है। ये सिनर्जी इनमें से किसके बीच में है? सो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है। फिनटेक फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जिसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज अब फाइनेंस के बिजनेस में आ गई हैं, जो प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज थी। तो दैट बिकम्स फिनटेक, ऑप्शन सी। फिनटेक सिनर्जी कैन टेक फॉर्म ऑफ, जो फिनटेक सिनर्जी है तो फाइनेंस के अपने अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी के अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो दोनों के बीच में जो सिनर्जी है ये किस फॉर्म में आती है? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, सर्विस की फॉर्म में या बिजनेस की फॉर्म में, विच प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स टू मेक फाइनेंशियल प्रोसेसेस मोर एफिशिएंट एंड बाय डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। तो हमने बताना है इन तीन में से कौन सा फॉर्म लेती है फिनटेक सिनर्जी। हमारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 ऑल, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 2 and 3 ओनली। तो कौन से फॉर्म ये लेती है सिनर्जी? सॉफ्टवेयर का फॉर्म लेती है, सर्विस का फॉर्म लेती है, बिजनेस का फॉर्म लेती है। तो सिनर्जी का फॉर्म हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36?
सो ये तीनों ही फॉर्म्स को लेती है। ऑल द थ्री फॉर्म्स आर टेकन, सॉफ्टवेयर भी, सर्विस भी और अल्टीमेटली बिजनेस करना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिनटेक हैज बीन यूज्ड टू ऑटोमेट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो फिनटेक को यूज किया है इनमें से किसको ऑटोमेट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट्स को, इंश्योरेंस को, ट्रेडिंग को, बैंकिंग सर्विसेज को, रिस्क मैनेजमेंट को एंड फ्रॉड प्रिवेंशन को। हमने बताना है इनमें से किसको ऑटोमेट किया है फिनटेक ने। ऑप्शंस हैं 1 to 6 ऑल, और 1 to 5 ओनली, 2, 3, 4, 6 ओनली, या 2 and 3 ओनली। तो हमने बताना है इनमें से किस किस को ऑटोमेट करने के लिए इसको यूज किया गया है या यूज किया जा रहा है। एक बार फिर से चैप्टर नंबर 10 को जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इनको कर लीजिए। सो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे आंसर बनते हैं 1 to 5 ओनली। फ्रॉड प्रिवेंशन उसका पार्ट नहीं है। सो 1 to 5 ये हमारा आंसर बनता है, यानी फ्रॉड प्रिवेंशन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे ऑटोमेट करने के लिए फिनटेक को यूज किया जाता है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग टूल्स लाइक टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, mobile applications etc. to give customers real-time looks into their bank accounts and machine learning to secure against frauds। तो टूल्स कौन से हैं? एटीएम मशीन्स हैं, चैट बॉट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं। तो हमने इनमें से बताना है उस टूल का नाम जो क्या करता है, एनहेंस करता है कस्टमर एक्सपीरियंस को, मोबाइल एप्लीकेशंस को, और कस्टमर को लगता है कि रियल टाइम बेसिस के ऊपर हर चीज वो एंजॉय कर रहा है। सो व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 38? सो इट इज चैट बॉट्स। तो चैट बॉट्स इस टूल को यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Under digitized play, the first transatlantic cable was successfully laid between which, providing fundamental infrastructure for period of intense financial globalization। डिजिटल प्लान के अंतर्गत सो इट वॉज लिटिल कंफ्यूजिंग, मैंने इसको ठीक कर दिया है। द फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक केबल वॉज सक्सेसफुली लेड बिटवीन विच प्लेसेस, प्रोवाइडिंग फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पीरियड ऑफ इंटेंस फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। तो जो फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक केबल था वो सक्सेसफुली लेड किया गया था किन दो प्लेसेस के बीच में, जिसमें फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था जब इंटेंस फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन चल रहा था। लंदन एंड टोक्यो के बीच में, न्यूयॉर्क और बीजिंग के बीच में, न्यूयॉर्क एंड लंदन के बीच में, या सिडनी एंड सैन फ्रांसिस्को के बीच में। तो हमने बताना है तो ये जो ट्रांस अटलांटिक केबल ले की गई थी वो किन दो प्लेसेस के अंदर ले की गई थी? सो इट वॉज बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो ऑप्शन आंसर सी हमारा आंसर है। विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राफ एंड मोर्स कोड? तो कौन सा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है जिसको कंप्लीट किया गया टेलीग्राफ एंड मोर्स कोड के थ्रू? सो ये स्विफ्ट है, फेडवायर है, पेपॉल है, या बिटकॉइन नेटवर्क है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर किसके थ्रू हुआ था? तो ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है, जिसमें टेलीग्राफ को
और मोर्स कोड दोनों को यूज किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए हमारा आंसर है फेडवायर। तो फेडवायर वो प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर को कंप्लीट किया गया था। बिटकॉइन इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर को कौन से साल में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया, फॉलोड बाय अदर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। गूगल एंड एप्पल पे इंट्रोड्यूस पेमेंट सिस्टम्स। तो जो बिटकॉइन है वो किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया, 2005 के अंदर, 2012 के अंदर, 2009 के अंदर या 2016 के अंदर। सो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन। सो इसमें ये पोर्शन प्राइमरली इररेलेवेंट है, तो हम केवल इस पार्ट की ही बात करें। बिटकॉइन का जो इंट्रोडक्शन है वो किस साल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41। तो हमारा आंसर हमारे पास है इन द ईयर 2009, 2009 के अंदर बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी धीरे धीरे करके फील्ड में आना शुरू हुई। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है जहां पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेक्शन अगर आपको यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। आपके लाइक करने से, शेयर करने से यूट्यूब इन वीडियोस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाता है। यानी आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, ये दूसरों स्टूडेंट की हेल्प करने के इक्विवेलेंट है। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो आपको नहीं मिल रहे होंगे और आप कई क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ। इससे आपके नोटिफिकेशंस मिस नहीं होंगे और हमारी सारी क्लासेस आप ऑन टाइम वॉच कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।